कभी कभी सच्चाई तुम्हें खींचकर खाई में गिरा देती है और कभी कभी वो खुद तुम्हारे पीछे चल रही होती है। चेहरे पे मुस्कान लिए, हाथ में छुरी लिए वेंसडे एडम्स अब तक बहुत कुछ देख चुकी है। दोस्ती, धोखा, राक्षस और मौत। लेकिन अब जो सामने आने वाला है वो सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक पूरा षड्यंत्र है, सदियों पुराना, खूनी और विनाशकारी। वेंसडे एक्सेवियर से मिलने जेल जाती है। लोहे की सलाखों के पीछे एक्सेवियर की आंखों में गुस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द भी। एक्सेवियर कड़वी आवाज में कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं कबूल कर लूं ताकि तुम्हारा शक जीत जाए? वेंसडे कहती है, मुझे सिर्फ सच चाहिए, पर वो हमेशा तुम्हारे वर्जन से मेल नहीं खाता। एक्सेवियर कहता है, तुमने यूजीन की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन मेरे हर सपने, हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। तुम भी क्रैकस्टोन की तरह बन रही हो, बस खुद को सही साबित करने के लिए किसी को भी गिरा दो। वेंसडे चुप हो जाती है। एक्सेवियर की बातें उसके अंदर कहीं गहराई में उतर रही हैं। वो सोचती है, क्या वो सच में गलती कर रही है? वेंसडे एक्सेवियर का स्केचबुक मांगती है। वो उसे पलटती है। एक एक पेज पर डरावने स्केच, हर जगह वही हाइड मॉन्स्टर। तभी एक स्केच पर उसकी नजर अटकती है, एक लड़की का चेहरा गाढ़े रंग में। वो लड़की कोई और नहीं, मिस थॉर्निल है, नेवरमोर की बोटेनी टीचर। वेंसडे के मन में झंझनाहट होती है। वेंसडे कहती है, एक्सेवियर हमेशा मॉन्स्टर से एक कदम आगे कैसे रहता था? क्योंकि वो देख रहा था वो जो हो रहा था, नहीं जो होने वाला था। वेंसडे स्कूल लौटती है और सीधे मिस थॉर्निल से टकराती है। थॉर्निल मुस्कुराती है, हमेशा की तरह नर्म आवाज, लेकिन वेंसडे अब उसकी मुस्कान के पीछे का अंधेरा देखने लगी है। थॉर्निल कहती है, वेंसडे क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम एक्सेवियर से मिलने गई। वेंसडे कहती है, कभी कभी जो दिखता है वही होता है और कभी कभी असली चेहरा मुंह के पीछे छुपा होता है। थॉर्निल के चेहरे पे एक पल के लिए तनाव आता है, फिर वो मुस्कुरा देती है। थॉर्निल कहती है, तुम्हारे ये क्रिप्टिक कोड्स मुझे बहुत पसंद है। वेंसडे उसकी हर बात का एनालाइज करती है, शब्दों में, हाव भाव में, आंखों की गहराई में। अब थॉर्निल उसके रडार पर आ चुकी है। मेयर वॉकर की मौत के बाद शहर में एक और हत्या हो जाती है। इस बार एक पुराना लाइब्रेरी मैन जिसने क्रैकस्टोन की कब्रों पर रिसर्च की थी। वेंसडे उस क्राइम सीन पर पहुंचती है। चारों तरफ खून के छींटे। एक किताब फटी पड़ी है जिसका टाइटल है श्रापित का पुनर्जन्म। वेंसडे पन्नों को पलटती है और उसमें एक पैराग्राफ पर रुकती है। हाइड, जो एक श्रापित खानदान का बच्चा है, उसे सिर्फ उसका मालिक ही जगा सकता है, वही मालिक जो उसके गुस्से को काबू में रखता है। अब एक बात साफ हो गई, मॉन्स्टर सिर्फ एक औजार है, असली कातिल वो है जो उसे चला रहा है। वेंसडे अपने मन में टाइलर को लेकर भी उलझ चुकी है। वो टाइलर से मिलने जाती है कॉफी शॉप में। वेंसडे धीरे से कहती है, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते? टाइलर कहता है, क्या तुम अब मुझ पर शक कर रही हो? वेंसडे कहती है, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर रही, इसलिए शायद मैं सच्चाई के करीब पहुंच रही हूँ। टाइलर की आंखों में कुछ है, गुस्सा, डर या फिर वो गुप्त जानवर जो अंदर ही अंदर जाग रहा है। वेंसडे अब टाइलर की सच्चाई जानने के लिए एक आखिरी दांव खेलती है। वो उसे एक पुराने क्रिप्ट पर बुलाती है और कहती है कि उसे हिप्नोसिस के जरिए अतीत में वापस ले जाना है ताकि वो जान सके कि उसे अपने पापा की मौत के बाद क्या महसूस हुआ था। टाइलर थोड़ी देर इनकार करता है, लेकिन फिर मान जाता है। वेंसडे उसे हिप्नोटिक ट्रांस में डालती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगती है। वेंसडे धीरे से बोलती है, तुमने उस रात क्या देखा था जब यूजीन पर हमला हुआ? टाइलर की आवाज भारी हो जाती है। टाइलर बदलती हुई आवाज में कहता है, मैं जंगल में था, मैंने एक गुफा देखी, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा था। उसकी आवाज, उसकी आंखें, लाल खून। वेंसडे धीरे से कहती है, किसकी आवाज थी वो? टाइलर कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक झटका खाकर जाग जाता है। टाइलर घबरा कर कहता है, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। उसका चेहरा अब डर से नहीं बल्कि गुस्से से भर चुका था। वेंसडे को अब यकीन हो गया, टाइलर के अंदर कुछ है, मॉन्स्टर की परछाई। वेंसडे अकेले अपने कमरे में बैठती है। मोमबत्ती जलाकर वह फिर से गूडी एडम्स की आत्मा को बुलाती है। एक पल के लिए हवा थमती है और फिर गूडी प्रकट होती है। उसका चेहरा गंभीर है। गूडी कहती है, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन समय कम है। जिस राक्षस को तुम खोज रही हो वो सिर्फ शरीर नहीं, वो एक जंजीर से बंधा गुलाम है। वेंसडे कहती है, क्या तुमने कभी उसका चेहरा देखा है, असली मालिक का? गूडी कहती है, उसका चेहरा बदलता है लेकिन उसकी आत्मा क्रैकस्टोन जैसी सड़ी हुई है। वेंसडे अब और नहीं रुक सकती। गूडी उसे एक और विजन दिखाती है जिसमें एक औरत लैब में पोशन बना रही है और उसके पीछे कांच की दीवार के पार वही हाइड मॉन्स्टर है।
वेंसडे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वेंसडे धीरे से कहती है, लॉरेल गेट्स, वो जिंदा है? वेंसडे जंगल की ओर जाती है, उसी गुफा की तलाश में जिसका जिक्र टायलर ने ट्रांस में किया था। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी काई से ढकी हुई गुफा। वो अंदर जाती है। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और इंसानी शरीर के हिस्से का स्केच। एक कोने में फटे कपड़े, खून से सने दुपट्टे और एक डिब्बे में पाए जाते हैं एक्सेवियर के पेंटिंग ब्रश, यूजीन की टोपी और एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स। वेंसडे समझ जाती है ये मॉन्स्टर का अड्डा है, लेकिन किसी ने जानबूझकर यहाँ सबूत छुपाए हैं ताकि एक्सेवियर को फंसाया जा सके। अब उसका शक पक्का हो चुका है, एक्सेवियर बेगुनाह है। वेंसडे प्रिंसिपल वीम्स से मिलती है। वेंसडे कहती है, मुझे अब सब पता चल चुका है। लॉरेल गेट्स अब थॉर्नेल के रूप में नेवरमोर में है। टायलर उसका गुलाम है। वीम्स पहले थोड़ी देर चुप रहती है। वीम्स धीरे से बोलती है, मैंने भी थॉर्नेल पर शक किया था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वेंसडे कहती है, मेरे पास है, और अगर आप मेरी मदद करें तो हम उसे बेनकाब कर सकते हैं। वीम्स उसकी योजना सुनने को तैयार होती है। वेंसडे एक प्लान बनाती है। थॉर्नेल को एक ग्रीन हाउस में बुलाया जाता है, जहां वीम्स ने खुद को टायलर की शक्ल में बदल लिया है, शेप शिफ्टिंग करके। थॉर्नेल आती है। वो जैसे ही टायलर को देखती है, वो उसके सामने पूरी सच्चाई उगल देती है। थॉर्नेल गुस्से में कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया हाइड, मैं तुम्हें आजाद कर चुकी हूँ क्रैकस्टोन के लिए। तभी वीम्स वापस अपने रूप में आती है और दरवाजा बंद होता है। थॉर्नेल घबराकर पीछे हटती है, लेकिन तभी टायलर असली रूप में वहां आ जाता है और वो अब हाइड बन चुका है। टायलर अचानक वीम्स पर हमला करता है। वेंसडे चीखती है, लेकिन देर हो चुकी है। वीम्स की गर्दन पर हमला होता है। वो गिरती है खून में लथपथ। थॉर्नेल हंसती है और कहती है, अब समय आ गया है क्रैकस्टोन को वापस लाने का। वेंसडे की आंख में आंसू है, लेकिन उसका दिल अब और भी सख्त हो चुका है। अब ये निजी लड़ाई बन चुकी है। थॉर्नेल टायलर को लेकर एक पुराने मंदिर जैसी जगह पर जाती है। वहाँ एक एशियन टॉम्ब है जिस पर लिखा है, जो जलता है वो बदले की राख से लौटेगा। टायलर कटोरे में वेंसडे का खून डालता है और थॉर्नेल उसे कब्र पर डालती है। धुआं उठता है, आग की लपटें उठती हैं और फिर क्रैकस्टोन की आत्मा दोबारा जागती है। कब्र से धुआं उठता है और फिर उस राख से उभरता है जोसेफ क्रैकस्टोन। वही क्रूर जला हुआ चेहरा, चमकती आंखें और हाथ में लोहे का जंग लगा हुआ तलवारनुमा क्रॉस। थॉर्नेल अब उसके सामने झुकती है, जैसे कोई पुजारी अपने भगवान के सामने झुकता है। थॉर्नेल कहती है, मैंने आपको वापस ला दिया महाशक्ति, अब आपकी सेना फिर से दुनिया को शुद्ध कर सकती है। क्रैकस्टोन कहता है, जहां आउटकास्ट होंगे वहां सिर्फ राख बचेगी। वेंसडे छिपकर यह सब देख रही होती है। उसके होठ कांप रहे हैं। मैंने जिस रहस्य का पीछा किया वो अब खून बनकर सामने खड़ा है। नेवरमोर स्कूल में मातम है। प्रिंसिपल वीम्स की मौत से हर छात्र स्तब्ध है। एनिड, प्रियंका और बाकी सभी की आंखें नम हैं। वेंसडे वीम्स की तस्वीर के सामने खड़ी होती है। वेंसडे धीरे से कहती है, तुम्हें बचा नहीं पाई, लेकिन अब तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। थॉर्नेल, क्रैकस्टोन, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वेंसडे अपने कमरे में बैठी होती है, तभी एनिड आती है। एनिड कहती है, तुमने मुझसे छिपाया टायलर, थॉर्नेल, सब कुछ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। वेंसडे कहती है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस बार ये सिर्फ रहस्य नहीं, ये एक युद्ध है। दोनों लड़कियां पहली बार एक टीम की तरह खड़ी होती हैं, एक वेयरवुल्फ और एक रेवन, जो मिलकर अंधकार को हराने वाली हैं। वेंसडे टायलर को फिर से जंगल में बुलाती है। अब वो डरती नहीं है, वो सामने खड़ी है, आंख में आग, हाथ में एक पुरानी जादुई डैगर। टायलर मुस्कुराता है और धीरे धीरे से हाइड बन जाता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। पेड़ टूटते हैं, जमीन कांपती है और मॉन्स्टर हमला करता है। लेकिन तभी एनिड भेड़िए के रूप में सामने आती है, अपनी सारी ताकत के साथ। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। एनिड की आंखों में चमक, पंजों में जहर है और टायलर अंत में जमीन पर गिर पड़ता है। वेंसडे डैगर से उसका हाथ काटती है ताकि थॉर्नेल के काबू से वो आजाद हो सके। क्रैकस्टोन अब नेवरमोर की ओर बढ़ रहा है, उसके पीछे आग और मौत लेकर। वेंसडे और एनिड उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है। क्रैकस्टोन कहता है, तुम्हारी नस्लें कभी इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं थी। वेंसडे अपने हाथों को खोलती है। वुडी एडम्स की आत्मा फिर से उसमें समा जाती है। वेंसडे कहती है, तुमने मेरी पूर्वजों को जलाया था, अब मैं तुम्हारी आग बुझाऊंगी। क्रैकस्टोन उस पर तलवार से वार करता है,
लेकिन वेंसडे उसका वार रोक लेती है। गूडी एडम्स की आत्मा उसे एक जादुई डैगर सौंपती है जो सिर्फ वही चला सकती है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। वेंसडे डैगर को सीने से लगाकर क्रैकस्टोन के दिल में घुसेड़ देती है। क्रैकस्टोन चीखता है, उसकी आत्मा भाप बनकर उड़ने लगती है और उसकी देह राख में बदल जाती है। नेवरमोर स्कूल की मरम्मत शुरू हो चुकी है। वेंसडे छत पर बैठी है, अपनी डायरी में लिख रही है, मैंने मॉन्स्टर को हराया, क्रैकस्टोन को खत्म किया और थॉर्नेल को बेनकाब किया। लेकिन इस जीत में भी एक डर है, क्योंकि जब भी कोई सच्चाई खत्म होती है एक नया झूठ जन्म लेता है। एनिड वेंसडे के पास आती है। एनिड मुस्कुराकर कहती है, अब हम दोस्त हैं ऑफिशियली। वेंसडे हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अभी ये सोचना शुरू किया है। डर तो वहीं से शुरू होता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। अनजान नंबर से एक फोटो आता है, एक नई लाश, एक रहस्यमयी आंख और एक नोट, अब अगला शिकार शुरू होने दो। वेंसडे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ।